स्टूडेंट्स हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो ये डिपेंडिंग अपॉन की डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उस क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो ये दोनों तो डुप्लेक्स सिस्टम में ही आ जाते हैं। तो एक सिंप्लेक्स हो गया, एक डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये तीन हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करने हैं। तीन ही तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम सिंप्लेक्स सिस्टम की बात अगर करते हैं तो सिंप्लेक्स सिस्टम में क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है और बाकी सभी रिसीवर होते हैं। मीन्स कि जो डायरेक्शन होती है कम्युनिकेशन की वो वन डायरेक्शनल होता है। और जैसे कि आपको ये डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम में एक ये ट्रांसमीटर है और रेस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे रिसीवर्स इससे कनेक्टेड हैं। एंड ओनली ट्रांसमीटर कैन ट्रांसमिट डेटा टू रिसीवर्स। ये रिसीवर्स ट्रांसमीटर को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, इस तरह का जो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है अगर इस तरह का है कि ट्रांसमीटर ही सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीवर सेंड नहीं कर सकता, तो उसे हम लोग सिंप्लेक्स सिस्टम कहते हैं। अब डुप्लेक्स में आते हैं। तो डुप्लेक्स में क्या है, डुप्लेक्स में बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर एक हाफ डुप्लेक्स है और एक फुल डुप्लेक्स है। तो जब हम हाफ डुप्लेक्स सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी ब्लॉक ट्रांसमीटर रिसीवर का है, ये भी ब्लॉक ट्रांसमीटर रिसीवर का है। ये ट्रांसमीटर इधर डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और ये ट्रांसमीटर इधर भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। दोनों में ही ये चीज़ होती है। बट डिफरेंस क्या है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में, कि जब हम हाफ डुप्लेक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इन दिस केस एट अ टाइम अगर ये वाला ट्रांसमीटर वन जो है वो टू को ट्रांसमिट कर रहा है तो एट दैट टाइम ट्रांसमीटर टू केवल रिसीविंग का काम कर सकता है, ये साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। एंड यही डिफरेंस आ जाता है फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों ही लोग एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब जो भी ट्रांसमीटर रिसीवर है, दोनों ही ट्रांसमीटर रिसीवर एक साथ डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फुल डुप्लेक्स सिस्टम के एग्जांपल की बात करें तो हम लोग जो मोबाइल के थ्रू बात करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें अगर दोनों लोग एक साथ भी बोलने लगेंगे तो दोनों लोगों की आवाज़ एक दूसरे के पास जाएगी। मतलब ट्रांसमीटर और रिसीविंग जो हो रही है वो दोनों तरफ साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही है। हाफ डुप्लेक्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आप लोग वॉकी टॉकी से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने कभी भी वॉकी टॉकी कहीं पर देखा हो अगर किसी को यूज़ करते हुए, तो वॉकी टॉकी के केस में क्या होता है कि एट अ टाइम कोई एक बंदा ही उसमें बोल सकता है और या तो एट दैट टाइम वो सुन सकता है। तो वॉकी टॉकी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। उसमें दोनों ही जो सेंडर और रिसीवर हैं वो दोनों ही ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट एट अ टाइम केवल एक ही काम होगा, या तो वो सुन सकते हैं या तो वो बोल सकते हैं। एंड सिंप्लेक्स सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कोई बता सकता है एग्जाम्पल इसका सिंप्लेक्स सिस्टम का? किसी के पास हो कोई एग्जाम्पल, कुछ समझ में आ रहा हो जो टेक्निक बताइए उसके अकॉर्डिंग। तो सर रेडियो एंटीना, वाईफाई, वाईफाई, सर टीवी, सर लेकिन हाँ रेडियो, केबल टीवी। बिल्कुल सही बात है। रेडियो और टीवी हम इस चीज़ का एग्जाम्पल कह सकते हैं क्योंकि रेडियो टेलीविज़न दोनों में ही ब्रॉडकास्टिंग वहाँ से होती है जो भी सोर्स है, बट यहाँ से कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, एफएम आप सुन सकते हैं लेकिन आप वहाँ से उससे सिग्नल भेज नहीं सकते। तो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक।
यहाँ देखिए कंपैरिजन गिवन है। हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या है, कम्युनिकेशन इज टू वे बट वन एट अ टाइम, और फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन इज टू वे। यही सबसे अच्छा जो है इसका डिफरेंस है और यही एक्सप्लेनेशन है। वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका हो गया टेलीफोन। और जब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज वन वे, कम्युनिकेशन इज टू वे। इसका रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इसका टेलीफोन हो गया। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का, और बेसिकली हम लोगों को यही पढ़ना है कि हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, और एनालॉग में भी जब हम कंटिन्यूस में जाएंगे तो हमें एएम यहाँ पर स्टडी करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। रेस्ट बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आगे के सब्जेक्ट्स में होती है, बट अभी हमें फ़िलहाल बस इतना ही स्टडी करना है, एक पार्ट इसका। तो जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक तो कंटिन्यूस वेव सिस्टम है और एक पल्स मॉड्यूलेशन होता है। तो दोनों के ही टाइप्स दिए हुए हैं, एएम, एफएम और पीएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इसी तरह से जब इसमें जाते हैं पल्स मॉड्यूलेशन में तो पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। यहाँ पर एक वर्ड ये मॉड्यूलेशन बहुत यूज हो रहा है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, एएम, पीएम और एफएम, इस तरह के जो भी टेक्निक्स हैं, तो मॉड्यूलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। बिकॉज हम लोगों के पास जो भी सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों के जो वॉइस सिग्नल्स हैं, ये वॉइस सिग्नल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली किसी को भी कॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये सिग्नल्स नहीं ट्रेवल कर पाते हैं, बिकॉज इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसीलिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे कि मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि क्या करते हैं कि इस टेक्निक में हम जो भी ओरिजिनल सिग्नल होता है, जैसे कि हमारा वॉइस सिग्नल है, इस सिग्नल को हम एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में मिक्स करके फिर इसको हम ट्रांसमिट करते हैं। और इस प्रोसीजर में हम जो भी हमारा मेन सिग्नल है, जैसे वॉइस सिग्नल है, उसकी किसी प्रॉपर्टी को, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को हम वेरी कराते हैं एज पर द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसको कि कैरियर सिग्नल बोला जाता है। तो मॉड्यूलेशन की अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको मिलेगी कि द मॉड्यूलेशन सिस्टम और टेक्निक इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर इज varied in proportion with the instantaneous value of modulating signal is called as analog modulation system. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो सिग्नल है जिसको कि हमें ट्रांसमिट करना है, जैसे कि हमने वॉइस सिग्नल का एग्जांपल लिया। बाकी डिटेल अभी जब हम एएम स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोग स्टडी करेंगे डिटेल में इसके बारे में। अब एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ये सब अपने नेम के अकॉर्डिंग ही हैं। जब डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे तब हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसी तरह से जब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इनके जो डायग्राम्स होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, वो थोड़ा सा सिंपल होते हैं कंपेयर टू डिजिटल। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे ड्रॉबैक्स की बात करें तो क्या ड्रॉबैक्स है यहाँ पर नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और नॉइज़ को सिग्नल से सेपरेट करना थोड़ा सा मतलब टफ होता है, पॉसिबल जो है कम होता है। ऐसे ही रिपीटर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स। रिपीटर्स क्या होते हैं, जैसे कोई सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बीच में एट सम डिस्टेंस कुछ रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि ये सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस करने लगता है, उस सिग्नल में डिग्रेडेशन होने लगते हैं, तो उसकी वजह से रिपीटर्स का यूज़ किया जाता है। तो वो नहीं हो सकता है। कोडिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि
अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो हम लोग उन सिग्नल्स को एनकोड करके भेजते हैं सो दैट कि वो सिग्नल कोई थर्ड पार्टी डिकोड ना कर ले, मतलब थर्ड पार्टी कोई उस सिग्नल का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसी वजह से इसको सीक्रेट ट्रांसमिशन में भी नहीं यूज़ कर सकते। एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में यही चीज़ें थोड़ा सा एडवांटेजियस हैं जो हम लोगों ने अभी एनालॉग में डिस्कस किया है। यहाँ पर टेक्निक्स थोड़ी सी अलग हैं। जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन में वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पल्सेस ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब कि हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में फिर उसको डिजिटली मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है इसका, ये सिलेबस में नहीं है डिजिटल कम्युनिकेशन। और जो वहाँ पर हम लोग उसके ड्रॉबैक्स स्टडी कर रहे थे वही यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस हैं या एडवांटेज कह सकते हैं कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है और इसमें कोडिंग भी पॉसिबल है, इसीलिए मिलिट्री कम्युनिकेशंस में इसी का यूज़ होता है सो दैट कि हम किसी भी डेटा को कोडिंग करके तब ट्रांसमिट करें। टेलीफोन सिस्टम्स में भी आजकल ये यूज़ होता है और डेटा और कंप्यूटर कम्युनिकेशन तो डिजिटल पर बेस्ड ही है। अब बात करते हैं बेस बैंड और बैंड पास सिग्नल्स की। ये कौन से सिग्नल्स हैं? तो ये जो टर्म है बेस बैंड सिग्नल या बेस बैंड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कम्युनिकेशन में। जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी होती है, मतलब जो भी सिग्नल हमें सेंड करना है, चाहे हमारी वॉइस सिग्नल हो या कोई पिक्चर हो या कोई अदर डेटा हो, तो इस डेटा को जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं उस सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम देखें तो साउंड सिग्नल होगा या पिक्चर सिग्नल होगा, बट हम क्या करते हैं कि हम इस सिग्नल को ट्रांसड्यूसर लगा करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब कन्वर्जन इसका हो जाता है तो उस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल को हम लोग बेस बैंड सिग्नल कहते हैं कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी में। इसी तरह से बैंड पास सिग्नल भी होता है। बैंड पास सिग्नल क्या है कि कोई भी हम लोगों के पास में कोई सिग्नल है जिसका कि पर्टिकुलर कोई बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है F1 से लेकर के F2 तक, और इस पर्टिकुलर सिग्नल को अगर हम पास कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर बैंडविड्थ के थ्रू, तो ये सिग्नल हमारा बैंड पास सिग्नल होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको हमेशा गिवन होगी, लाइक F1 से F2 हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज में गिवन होगा। ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अब बेस्ड ऑन टेक्निक, एक हमारे पास में बेस बैंड ट्रांसमिशन सिस्टम है और एक कम्युनिकेशन सिस्टम है यूजिंग मॉड्यूलेशन। तो जब हम बेस बैंड ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में अगर हम बेसिक चीज़ जानेंगे तो क्या होता है कि जो बेस बैंड ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें जो ओरिजिनल सिग्नल है, यानी जो बेस बैंड सिग्नल है, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमने ओरिजिनल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो उस सिग्नल की जो हम बात कर रहे हैं तो उस सिग्नल को अगर हम डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दे रहे हैं उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो इस तरह का ट्रांसमिशन जो है वो बेस बैंड ट्रांसमिशन कहलाता है। और इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है कि ये सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर सकता है और इसमें एरर्स भी यानी नॉइज़ भी बहुत जल्दी आ जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। जैसे कि अभी हमने मॉड्यूलेशन डिस्कस भी किया था कि हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से सुपर इम्पोज करके मिक्स करके हम ओरिजिनल सिग्नल को भेजते हैं सो दैट कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। अब इस मॉड्यूलेशन सिस्टम को अगर आप समझना चाहें तो जैसे यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक कार का एग्जाम्पल दिया गया है और एक बाइक का एग्जाम्पल दिया गया है। अब इस एग्जाम्पल को ही हम लोग टेक्निकली समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें कि हमें कहीं 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो अगर हम बिना किसी की हेल्प के वॉक करके जाना चाहें तो शायद 500 या 1000 किलोमीटर वॉक करके ना पहुंच पाएं, या पहुंचे भी तो किस हालत में पहुंचेंगे हमें नहीं पता है। अब इसी चीज़ को ऐसे देखें कि अगर हमारे पास में कोई व्हीकल है
और हम व्हीकल ड्राइव करके या व्हीकल ऑन करके हम उस व्हीकल में बैठ करके तब जाते हैं, तो हम ईजिली पहुंच जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और सही सलामत पहुंच जाएंगे, ठीक, एज कंपेयर टू कि हम वॉक करके जाए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है, जो भी बंदा है जो ट्रेवल करके जा रहा है, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है। ये जो कार है, ये कार क्या है, ये एक कैरियर सिग्नल है। और इन दोनों को जो हमने ये मिक्सिंग किया, ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है, कि कार के अंदर बैठ के इसको ड्राइव करके आप चले गए, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे आपने कार को साइड में खड़ी कर दिया और आप उतर के अलग चले गए। इस तरह से कैरियर जो है, कार अलग हो गई, आप अलग हो गए और डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए। सेम चीज़ कैरियर सिग्नल्स के साथ भी है, मॉड्यूलेशन में भी, कि हमारे पास में एक ओरिजिनल सिग्नल होता है जिसे कि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, जो कि ये बंदा है, और एक कैरियर सिग्नल होता है जो कि ये बाइक है। कैरियर सिग्नल आर ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होते हैं, जो हमारे वॉइस सिग्नल या जो भी पिक्चर मैसेज वगैरह है, ये सिग्नल्स हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन क्या करते हैं, सम पैरामीटर्स ऑफ कैरियर वेव, जो भी हमारे कैरियर वेव होती है उसके कुछ पैरामीटर्स लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को हम वेरी कराते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिस भी सिग्नल को हमें भेजना है उसके अकॉर्डिंग हम सेंड करते हैं। ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। तो आपको मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में यही बताना है, ये जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन बताया गया है कि मतलब जैसे कि हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और अगर हम जैसे अपने ऑडियो सिग्नल की, वॉइस सिग्नल की बात करते हैं तो इसकी रेंज सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए हम इसको हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसलेट करते हैं बाय यूजिंग कैरियर सिग्नल्स, सो दैट कि इट कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसके बाद में कुछ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हैं। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स क्या होती हैं कि हमको जो भी डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल एक ही होता है। जैसे कि आप लोग रोड पे चल रहे हैं तो रोड की जो विड्थ है वो फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। कभी कभी रोड फ्री भी होगी और कभी कभी बहुत हैवी ट्रैफिक होगा, तो लोग धीरे धीरे करके जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए भी है कि हमारे पास में जो भी बैंडविड्थ है जिसके थ्रू हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है वो लिमिटेड है, और उसी से हमें सभी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। तो अब जैसे कि हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो क्या है कि हर समय हम लोग सभी लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं मोबाइल से। तो इट मीन्स कि इस समय क्या है, इस समय नेटवर्क बिल्कुल फ्री है, जिस समय कोई बात नहीं कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है लाइक जैसे फेस्टिवल्स पे या किसी ओकेजन्स पे लोगों को क्या होता है, अचानक से लोग जो है एक दूसरे की याद आ जाती है और फ़ोन करना शुरू करते हैं, और उस टाइम पर बहुत हैवी ट्रैफिक हो जाता है और कभी कभी फ़ोन कॉल नहीं मिलते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इस चीज़ को आप रोड से कंपेयर कर सकते हैं कि रोड का जो ट्रैफिक है कभी कभी बिल्कुल फ्री है, रात में बिल्कुल फ्री, कोई भी नहीं निकल रहा, और दिन में मॉर्निंग इवनिंग पीक टाइम में ऑफिस टाइम्स में लोग एक साथ निकलते हैं, और एट दैट टाइम क्या होता है कि कभी कभी जैम लग जाता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि कम्युनिकेशन चैनल फिक्स है, तो हमें क्या करना है, कुछ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिसके थ्रू कि हम सभी को यूज़ करने के लिए, मतलब सभी को प्रोवाइड कर सके कम्युनिकेशन चैनल। अब मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को हम किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि जो रोड है, रोड का डिवीज़न कुछ पार्ट्स में किया होता है। आप वाइट कलर की लाइन देखते होंगे रोड्स में, और वो पार्टीशन कर दिया जाता है, लेन 1, लेन 2, लेन 3, इस तरह से लेन्स बना दी जाती हैं और सब लोग पैरेलली अपने अपने लेन्स में चल रहे होते हैं। तो इस तरह से एक ही रोड को 3 से 4 लोग भी शेयर करते हैं, पैरेलली शेयर करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब कि हमारे पास में जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड गिवन है ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी पार्ट्स में डिवाइड कर दें और अलग अलग पार्ट से अलग अलग लोग कम्युनिकेशन करें। तो इस चीज़ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
अब यहीं पर अगर आप किसी चौराहे पे पहुंच गए, तो अब चौराहे पे क्या है कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। अब चारों तरफ से आ रहे हैं और अगर एक साथ चार सब लोग निकलने लगेंगे तो क्या होगा, अगेन जैम की सिचुएशन आ जाएगी। और उस सिचुएशन से निपटने के लिए रेड लाइट्स लगाई गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं कि एट अ टाइम एक ही साइड के लोग जा सकते हैं, बाकी सब लोग वेट करेंगे और फिर उसके बाद में वो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, नेक्स्ट का नंबर आएगा। इस तरह से सर्कुलर वे में नेक्स्ट 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 करके हर एक को एक पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे तुम जाओगे, उस टाइम पे तुम जाओगे। ये चीज़ कहलाती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और सेम चीज़ सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में भी होता है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है तो कुछ लोगों को स्टॉप कर दिया गया कि पहले ये लोग बात कर लें, उसके बाद जब उनका टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा तब फिर आप लोग कम्युनिकेशन करेंगे। तो कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करने के ये दोनों ये भी तरीके हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही एक कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम हर एक यूज़र को एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड कर देते हैं और उस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हमें इनमें नहीं जाना है, बट बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया आपको इसका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें फ्रिक्वेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली जो होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, इन्हीं के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कंप्लीट फ्रिक्वेंसी बैंड का डायग्राम गिवन है कि इसमें सारी फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई है। ठीक, एक ये एरिया है जो कि इनविजिबल लाइट्स का है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ऐसे ही विजिबल लाइट का एरिया हो गया, इंफ्रारेड का एरिया हो गया, कुछ मिलीमीटर वेव्स हैं। फिर उसके बाद में फिर जो मेन वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो इस रेंज में। तो यहाँ पर क्या है, लो फ्रिक्वेंसीज हैं 30 to 300 किलोहर्ट्ज, इसको लो फ्रिक्वेंसीज के रेंज में रखा गया है। फिर यहाँ से लेकर के आपका ये 300 मेगाहर्ट्ज तक ये मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज में है, इसके अपर फिर ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में है। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है कि किस तरह से हम इनको रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बैंड डी दिया हुआ है, ELF, VL, VF, VLF, LF, MF। तो इनका मतलब क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी है, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। इस तरह से करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड्स बनाए गए हैं और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज़ होता है। ये यहाँ पर सारे फुल फॉर्म्स गिवन हैं और सबकी रेंज दी हुई है कि क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है और अकॉर्डिंगली क्या वेवलेंथ्स की रेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो कोई भी इस तरह का सिग्नल है तो ये इसकी एक कंप्लीट साइकिल होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है और कितने मतलब एक सेकंड में ये कह सकते हैं कि कितनी साइकिल्स ये कंप्लीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए वेवफॉर्म पर सेकेंड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में इस तरह से डिनोट करते हैं। सिमिलरली वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को रिलेशन भी पता होगा कि हम लोग F इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा स्टडी करते हैं कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ पता है तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, F इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा या लैम्डा इक्वल्स टू C बाई F, जहाँ पर C हमारे पास क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या एप्लीकेशंस हैं जो हम लोगों ने अभी स्पेक्ट्रम स्टडी किया है। ये एप्लीकेशंस इसके गिवन हैं। किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर आपको गिवन है।
तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि हाँ कौन कौन से कितने एरियाज़ हैं और हर एक एरिया की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड है। इसीलिए जैसे कि हम लोग जो भी मिलिट्री वगैरह मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी रेंज की डिवाइसेस आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी या बैन होंगी, या आप यूज़ करते पाएंगे तो आपको उसके अगेंस्ट जो भी पेनल्टी पड़े वो पेनल्टी हो जाएगी आपके ऊपर। तो इसलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए डिसाइडेड है, और बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी यूज़ नहीं करेगा, उस रेंज के इक्विपमेंट्स भी नहीं बनाए जाते हैं। अब वही है, जैसे ये देखिए ये इंफ्रारेड सिग्नल्स हो गए, विजिबल लाइट हो गई, ये सब ये तो आप लोग जानते हैं। अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पे जाते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने जो मॉड्यूलेशन किया, हमने आपको एक तो इसका बता दिया यूज़ की, मॉड्यूलेशन का यूज़ क्या है कि हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ी। बट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मॉड्यूलेशन किया जाता है। ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है या प्रैक्टिकल वाइवाज में बहुत पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या है। तो ये जो एडवांटेजेस दिए हुए हैं यही मॉड्यूलेशन की नीड्स हैं। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाइट ऑफ एंटीना बहुत रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू मॉड्यूलेशन। अभी देखेंगे कैसे होती है। ऐसे ही मिक्सिंग नहीं हो सकती सिग्नल की, मल्टीप्लेक्सिंग भी पॉसिबल है इसकी वजह से, और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज ये हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल अगर हम सिग्नल को सेंड कर दें तो वो सिग्नल डिग्रेड हो जाता है। जो जितना पास होगा आपके, आप कॉल करोगे उतना ईजिली सुन लेगा, उतना क्लियर सुनेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपके वॉइस का एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा एंड साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी डाउन होगी। अब जैसे कि हमने बताया कि हाइट ऑफ एंटीना भी रिड्यूस होती है, तो जनरली जो हम लोग एंटीना की हाइट रखते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए हम लोग एंटीना का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग छत पर जो है आपके घर पे भी जो है डिश टीवी का डिश एंटीना लगा होगा, या इसके अलावा मोबाइल में भी एंटीना यूज़ होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम हो रहा है वहाँ वहाँ पर एंटीना का यूज़ किया जाता है। तो मिनिमम एंटीना की जो हाइट होती है वो λ/4 से कैलकुलेट की जाती है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? c/f। तो c/4f से हम डिनोट कर सकते हैं। अब अगर हम किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लें, जैसे कि हम अगर 10 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल ले लें। हमारी वॉइस सिग्नल क्या है? 20 to 20 किलो हर्ट्ज़ के अप्रॉक्सीमेट होती है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के बीच में 10 किलो हर्ट्ज़ का। अगर हम 10 किलो हर्ट्ज़ का एग्जाम्पल लेते हैं और इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो एंटीना की हाइट आएगी वो कितनी आ रही है? 7500 मीटर, यानी 7.5 किलोमीटर की एंटीना की हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। और 7.5 किलोमीटर का एंटीना डिज़ाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उतनी कॉस्ट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम मॉड्यूलेशन करते हैं। और मॉड्यूलेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम कैरियर सिग्नल यूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जैसे ही हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे वैसे ही आपका ये पैरामीटर, मीटर्स वाला, डिस्टेंस वाला पैरामीटर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। यहीं पर अगर आप मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी रखते हैं, यानी कि 10⁻6 में हो जाए, तो क्या होगा? यही जो डिस्टेंस है ये अपने आप 7.5 मीटर्स में आ जाएंगी। लेकिन अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो 7.5 मीटर भी एंटीना हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो आप लोग खुद ही इस चीज़ का आइडिया लगाइए कि कितना हाई फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ करनी होगी सो दैट कि हम मोबाइल को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि इसमें एंटीना हमें दिखता ही नहीं है। बहुत पहले 15-16 साल पहले कुछ मोबाइल्स आते थे जिनमें एक छोटा सा एंटीना बाहर की तरफ निकला हुआ होता था, बट अब ये चीज़ नहीं होती है। तो एक रीज़न तो यही हो गया जो मेजर रीजन है, और दूसरा रीज़न जो था वो हमने आपको बताया कि रेंज। बाकी भी रीजंस है, जैसे मिक्सिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से अगर 20 किलो हर्ट्ज़ की रेंज की बात करें तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस नहीं बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लो रेंज है। और जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी में जाएंगे वैसे वैसे हम
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिग्नल्स को, नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, जो हम लोगों को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम करते क्या है। अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में ही दे दीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ भी लीजिए, इतना जो भी अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने FC कह दी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक सिग्नल ये है जो कि हमें ट्रांसमिट करना है, जिसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल कहते हैं, और ये कैरियर सिग्नल है। तो दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो इन दिस केस the amplitude of the carrier varies in proportion to the amplitude of the modulating signal। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं एज पर बेस बैंड सिग्नल। ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है और इसके अकॉर्डिंग हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन जिस तरह से हमें दिख रही है, इसी तरह से इसका एम्पलीट्यूड भी डिज़ाइन किया जाता है। तो ये पॉजिटिव साइड में भी इसी तरह से चेंज होता है और इसी सेम नेगेटिव साइड में भी इसके एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है इस तरह से। तो ये प्रोसेस बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया जाता है। और इन दिस प्रोसीजर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। अब AM का जो यूज़ होता है वो रेडियो और TV ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जैसे सेकंड मेथड जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं कैरियर सिग्नल की। फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज करते हैं, जैसे कि ये जो हमारे पास सिग्नल है, इस सिग्नल की का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है, जिस रेंज में ज़्यादा है उस रेंज में इसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखते हैं, और जिस रेंज में एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं। इस तरह से जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इसी तरह से वैरी कराते हैं। तो इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है। एक आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एक आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है, और जिस एरिया में सिग्नल नहीं गिवन है इस एरिया में कोई भी चेंज नहीं किया जाता फ्रीक्वेंसी में। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं, सो दैट कि आप ये समझ सकें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है और फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है। पढ़ना हम लोगों को सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ऐसे ही जब फेज मॉड्यूलेशन की बात की जाती है तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि फेज चेंज किया जाता है। इसमें फिगर थोड़ा सा गलत बना हुआ है। फेज मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक सिग्नल हम इस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे इतने के लिए हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि हम यहाँ से फेज चेंज कर देंगे। तो फेज चेंज करने का मतलब क्या है कि ये जो कंटिन्यूएशन में है, सिग्नल कंटिन्यूएशन में नहीं ट्रांसमिट होगा, अब सिग्नल यहाँ से इस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं फेज चेंज। इसके बाद में फिर एनालॉग कम्युनिकेशन में ही ये तीन भी हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इनमें हम क्या करते हैं, हम जो भी पल्सेस होती हैं उन पल्सेस की का एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेज वेरी कराते हैं।
तो यहाँ पर भी जैसे हमारे पास में बेस बैंड सिग्नल है और जो कैरियर सिग्नल होता है वो इस तरह पल्सेस के फॉर्म में होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस के फॉर्म में। तो इन दिस केस क्या है कि जैसे अगर हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे ये सिग्नल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही इसका एम्पलीट्यूड रखते हैं। जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पर कम, जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा। इस तरह से हम एम्पलीट्यूड को वैरी करते हैं कैरियर के। ऐसे ही जब पल्स विड्थ की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जहाँ पर सिग्नल, ये जो बेसबैंड सिग्नल है इसकी वैल्यू जहाँ पर कम है वहाँ पर हम विड्थ जो है इसकी वो कम रखते हैं, जहाँ पर इस सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर विड्थ को हम बढ़ा देते हैं। ऐसे ही इस रेंज में भी देखिए बढ़ा दिया है, और जैसे ही वैल्यू ये सिग्नल निगेटिव में गया, निगेटिव में फिर हम इसकी वैल्यू को जैसे जैसे ज़्यादा निगेटिव हुआ वैसे वैसे पल्स की विड्थ को हम और कम करते गए। तो इस तरह से ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो जाता है, विड्थ को एज पर बेसबैंड सिग्नल वेरी कराते हैं। और इसी तरह से जो थर्ड वाला है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इसमें नहीं गिवन है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो पल्स की पोजीशन है वो हम पल्स की पोजीशन को चेंज करते हैं। ये जो पोजीशन है पल्स की, तो इसकी एक रेंज दी हुई है कि इस रेंज में, तो जैसे 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 वैल्यू हाई होती जाती है वैसे वैसे हम पल्स की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं। एक पल्स की पोजीशन ये है, अगली पल्स की पोजीशन थोड़ा सा और इस तरफ कर देंगे, ये पल्स की पोजीशन थोड़ा सा और इस तरफ कर देंगे। जब नेगेटिव में जाता है तो पल्सेस की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, डिस्टेंस और कम हो जाती है इनके बीच की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कल डिस्कस करेंगे हम। अभी आप